नियति एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसकी शादी अभिमन्यु के साथ हुई। अभिमन्यु का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन अभिमन्यु के परिवार वाले काफी पुराने ख्यालों के लोग थे। अभिमन्यु के परिवार में अभिमन्यु की माँ उर्मिला के साथ साथ अभिमन्यु की दादी भी रहा करती थी। अभिमन्यु की माँ और उसकी दादी दोनों ही काफी पुराने ख्यालों की थी। नियति एक ऑफिस में अच्छी नौकरी किया करती थी। उसे रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। एक दिन ऑफिस जाने से पहले, मम्मी जी आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, पर ये बता कि खाने की पूरी तैयारी करके जा रही है या नहीं। हाँ मम्मी जी, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा दिया है, बाकी दाल आप प्लीज़ बना लीजिएगा ना। बस इसीलिए मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी मैं अपने अभिमन्यु की। आजकल की लड़कियां ना अपनी सास पर आर्डर चलाती है। अरे तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे देखिए इतने साल हो गए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। मजाल जो घर का काम किए बिना इस घर से कदम भी बाहर रख दूं। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन आप जॉब नहीं करती ना। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, मैं शाम को आकर सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना नियति जॉब करती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। जाने दीजिए उसे, वैसे भी सारा काम तो कर चुकी है। देखा, अब ये भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा। आजकल के लड़के भी ना बीवी आई नहीं और बस उसी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, ऑफिस जाओ। शाम को नियति ऑफिस से लौट कर आती है। आ गई महारानी, आप जा करके बना लो खाना, सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया था। आप जल्दी से करो वरना तुम्हारी दादी बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी आकर किचन का काम करती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ। काम के नाम पर तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाता है। ये भी सही है भाई। नियति कपड़े चेंज करके रसोई में खाना बनाने के लिए घुस जाती है। ठीक उसी वक्त अभिमन्यु नियति को आवाज देता है। अरे नियति, अगर घर के काम से फ्री हो जाए तो बताना, पास वाले मंदिर चलकर आते हैं, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। तुम खाना बना लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं अभिमन्यु, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल सकती, फिर कभी चलते हैं। देख ले भाई, मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। दादी वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। हे राम, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अगर ये बात थी तो फिर रसोई में क्या कर रही है। चल चले बाहर, निकल बाहर। अरे पागल हो गई हो क्या बहू, अगर ये बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो मुझे पूरी रसोई को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल छिड़क के। जल्दी बताओ तुमने किस किस चीज को हाथ लगाया है। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। खाना ही तो बना रही थी, कहा तो था आपसे कि पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे क्या पता था कि इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा ऑफिस में कुछ खाया होगा उल्टा सीधा। अब जा रसोई से बाहर जा और बाहर जाकर बैठ, और सुन, ये अपनी प्लेट पकड़, वहां नीचे सामने जमीन पर बैठकर खाना, किसी को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है, मैंने आखिर किया क्या है। अरे कैसी लड़की हैं, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई के अंदर जाना मना होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने को चाहिएगा, पानी पीना होगा तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बर्तन अलग रहेंगे, और हाँ, अपने बेडरूम में बेड पर मत सोना। अभिमन्यु के पास सोने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। अरे ये क्या बात हुई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है, इस टाइम पे तो मुझे बेड पर सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन पर बैठना है, ज़मीन पर सोना है। अभिमन्यु क्या हो रहा है ये सब। देखो नियति, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता यार, प्लीज समझ जाओ ना। नियति खाना खाकर अपने कमरे में आती है और चुपचाप जमीन पर सोने लगती है। नियति अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी थी।
अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? अब मुझे बार बार पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना होगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जग में भर के पानी मैंने यहाँ पर रख दिया है, तुम ये पी लो, और कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई अछूत हूँ जो घर की किसी चीज को टच भी नहीं कर सकती। मंदिर में नहीं जाते ये तो मैंने सुना था, लेकिन घर के अंदर इस तरह से रहना, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगली सुबह नियति तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। वापस जाओ अपने कमरे में जाओ। आंखें बंद करो जल्दी से अपनी। क्या हुआ दादी? आप यहाँ आंगन में बैठकर कपड़े चेंज कर रही हैं क्या, जो मुझे आंख बंद करने के लिए कह रही हैं? अरे मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। देखती नहीं तेरी सास आंगन में अचार बना रही है। हाँ तो ठीक है ना दादी, मैं कौन सा मम्मी जी का अचार लेकर भाग रही हूँ। अरे मोटी बुद्धि भाग नहीं रही है, कभी महीने के उन दिनों में है। ऐसे दिनों में अगर तेरी नजर भी अचार पर पड़ गई ना, सारा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पीरियड्स में होने से आपके हाथ का बना हुआ अचार खराब हो जाएगा, ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा कब से होने लग गया? दादी जैसा कह रही है वैसा करो, या तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ या फिर सीधे ऑफिस निकलो। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, और मैं अपने हाथ से कुछ ले भी तो नहीं सकती जब तक आप नहीं देंगी। मैं कुछ खा नहीं लूंगी तब तक ऑफिस कैसे जाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ी है। अच्छा ठीक है, बाहर गैलरी में जाकर बैठो, वहीं मैं प्लेट पे खाना लगा कर देती हूँ। अपने ही घर में अछूतों जैसा बिहेवियर, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अपने ससुराल वालों की ये सारी बातें सुनकर नियति को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और इसीलिए अगले दिन शाम के वक्त परेशान होकर नियति अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी जी मुझे ना ये सारी बातें समझ में नहीं आती। अगर कोई औरत महीने के उन दिनों में होती है तो उसे रसोई में जाने से, किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना क्यों करते हैं? और दादी को देखिए ना, वो तो सीधे चिल्लाना ही शुरू कर देती हैं। देख बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, और वैसे ना ये बात गलत भी नहीं है। वो क्या है ना, पुराने जमाने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे। इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है, और इसीलिए उन्हें रसोई के काम से दूर रखा जाता है, ताकि उन्हें रसोई में काम न करना पड़े। सीधी सी तो बात है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। मतलब मेरी हेल्थ यानी कि औरतों की हेल्थ के पर्पस से ही नियम बनाया गया है। हाँ नहीं तो क्या, मैं दादी के सामने तुझे कुछ कह नहीं सकती ना, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पाई, पर अब तो समझ में आ गया ना। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसी तरह समय बीता और कुछ महीनों बाद अचानक से उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती थी, और नियति एक बार फिर से अपने पीरियड्स में हो गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि घर का काम कौन करेगा। अब जमाने के हिसाब से पुराने नियमों को भी बदल देना चाहिए। कोई बात नहीं नियति बेटा, तू जा रसोई में काम कर ले। लेकिन दादी, ऐसे टाइम में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मुझसे खड़े होकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप ही तो कहती थी ना, ऐसे वक्त में रसोई के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करे, तेरी सास की तबीयत इतनी खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन करेगा काम? दादी, हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं या किसी कुक को बुला सकते हैं। और देखिए ना, ऑफिस का काम करना और फिर पीरियड्स के टाइम में घर का सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दादी, बहुत थक जाती हूँ मैं। हाँ दादी, नियति ठीक कह रही है। पहले तो जब माँ सारा काम कर लेती थी तो नियति को किसी भी चीज़ को टच तक नहीं करने देती थी, और अब अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो हम नियति की हेल्थ को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। बाद में हम गंगा जल छिड़क कर रसोई को पवित्र कर देंगे। अभी खाना बनना बहुत ज़रूरी है। कितनी कमाल की बात है ना, हम अपने हिसाब से कैसे पल में नियमों को बदल देते हैं। पहले हम पीरियड्स के टाइम में औरतों को किचन में नहीं जाने देते,
और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो अपने ही घर में अछूत है। और उस वक्त ये कहा जाता है कि ऐसे नियम तो औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि आजकल की औरतें ऑफिस का भी काम करती हैं, घर से बाहर भी जाती हैं और महीने के उन दिनों में भी हर वो काम करती है जो नॉर्मल डे को या डेली लाइफ में करती है। यानी कि ज़माना चाहे पुराना हो या नया, कुछ ना कुछ अलग नियम बनाकर हम औरतों को कभी मेंटली और कभी फिजिकली परेशान करते ही रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि सारे नियम और कायदे औरतों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। कमाल है। चलो, आप इतना बोल रही हैं तो चली ही जाती हूँ मैं रसोई में। नियति रसोई में जाती है और अचानक वहां से बाहर झांकते हुए बोलती है, अरे दादी, मैं बताना भूल गई, गंगा जल खत्म हो गया है। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बन के सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं।
अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं। मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ। मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फ़ोन आया था। बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी। आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको। कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है ज़रूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अब तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है जो आप देख ही सकते हैं। ओए छिछोरा मत बोलो, इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना। अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। शीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में चीनू भी वहाँ आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ, देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या?
एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे। आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू, और शीनू ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा शादी कर ली, ओके मैं चलती हूँ, बाय। हाँ, कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फ़ोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है, कहा था ना एक दिन मेरे लिए रोओगे तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानती ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना, बुरा लगता है यार। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे रति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास सौतेली होती है और वो पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाती है। रति छत से सूखे कपड़े उतार कर ले जा रही थी कि तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो किसी तरह चोरी से सुनील की अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होती है। अरे ये माँ जी को क्या हो गया? चोरों जैसे क्यों आप मेरी अलमारी खोल रही हैं माँ जी?
आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे वाह, क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, पूरा घर मेरे इशारों पर नाचता है, और तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? हट यहां से। और वो उसे जोर से धक्का देती है। जैसे ही लक्ष्मी रति को धक्का देती है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। रति के आसपास पूरा परिवार खड़ा रहता है। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर जाता है, रति को होश आता है। अरे बेटा, तुम दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कमला। रति के मुंह से लक्ष्मी सारंग की माँ का नाम सुनती है तो हैरान सी रह जाती है। क्या बोला रति बहू? चुप कर डायन, तूने मेरे पति और बेटे का हाल बेहाल कर दिया। अब तू मेरी बहू को भी गुलाम बनाना चाहती है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद रति अपने ससुर और पति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये रति की चाल है। अगली सुबह लक्ष्मी का पति खाना लेकर खेत में जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि लक्ष्मी उसे रोक देती है। अरे कहाँ चल दिए खाना लेकर? आज घर का काम कौन करेगा? तभी पीछे से रति आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। कौन इनको काम पर जाने से रोक रहा है? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही रति लक्ष्मी की तरफ बढ़ती है, लक्ष्मी घबरा जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी बहन। आखिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि घर का काम कौन करेगा। कौन क्या? तू करेगी। चल उठा झाड़ू और शुरू हो जा। लक्ष्मी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक सामने सारंग खड़ा हो जाता है। अच्छा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। रति के मामा की फैक्ट्री है, मैं वहां आज से मैनेजर के तौर पर काम करूंगा। सैलरी भी अच्छी है। अरे सारंग, तुझे क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? और बेटा तू बाहर काम करेगा तो इस बड़े से घर को मैं कैसे संभालूंगी? अभी तो पूरा काम बाकी पड़ा है। तभी वहां रति आ जाती है। अरे बेटा सारंग, जा, नौकरी पे जा रहा है ना, जा। और हाँ, आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आना। ये लक्ष्मी बैठी बैठी मोटी हो रही है, जरा काम भी तो कर ले। सारंग के जाने के बाद, अच्छा लक्ष्मी, सुन जरा यहाँ। लक्ष्मी अपनी बहू रति को सारंग की पहली माँ जो मर गई है वो समझकर उसके पास जाती है। अरे बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वापस आना पड़ा? मैं तो बड़े ही प्यार से इस परिवार को चला रही थी। प्यार से तो मैं बहुत साल से तुझे मजा चखाना चाहती थी, लेकिन किसी औरत का शरीर मुझे नहीं मिल रहा था प्रवेश करने के लिए। अब से ना मैं बहू के शरीर में रहूंगी। और हाँ, तूने कोई भी चालाकी दिखाई या मेरे घर के लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तेरा गला दबा दूंगी। लक्ष्मी रति के मुंह से ये सुनकर डर जाती है और शाम को अपने बेटे और पति के सामने जाकर कहती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। और बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस अब बेटी की तरह ही बनकर रहना। लक्ष्मी उन लोगों को इतना कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं। लक्ष्मी का अपने घर में पूरा दबदबा था। हिटलर की तरह वो सारा काम अपने पति और बेटे से करवाती। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी। सुनो जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, काम में भी अब हाथ आपके फुर्ती से नहीं चलते। अरे भाग्यवान, भगवान से डर। तुझसे मैंने शादी अपने इकलौते बेटे के अच्छे पालन पोषण के लिए की थी, लेकिन तूने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, अब नौकरी नहीं लग रही तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गई?
अब घर में बैठकर रोटी तोड़ रहा था तो मैंने कहा काम ही कर ले। एक तो भला करो और ऊपर से बातें सुनो। तभी सारंग वहां आ जाता है। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। अब तुम्हारे पापा का हाथ तो चल नहीं रहा है। मैं ही जा रही हूँ आज किचन में, बनाती हूँ कुछ। हे भगवान, कैसे होगा इतना काम मुझसे। लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसे आइडिया आता है। अरे मैं भी ना, अरे यहाँ तो फ्री की नौकरानी ला सकती हूँ मैं, फिर मैं क्यों खाना बना रही हूँ। उस दिन लक्ष्मी सारंग की पसंद का खाना बनाती है और बैठकर उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। खा ले बेटा, खा ले, पेट भर के खा ले। अरे रुक, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। सारंग और उसके पिता एक दूसरे की ओर बड़े ही हैरानी से देखते हैं। बेटा सारंग, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना ये औरत तो हमें बासी खाना भी सुकून से ना खाने दे। सुनील की बात लक्ष्मी सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो आग में खुद को जलाकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और ऊपर से तुम्हें दाल काली लग रही है। अरे माँ, पिताजी का ये मतलब नहीं था, तुम बुरा मत मानो। अरे हाँ बेटा, तू कहता है तो मान लेती हूँ। लक्ष्मी सारंग के पास बड़े ही प्यार से बैठ जाती है और फिर कहती है, बेटा मैंने ना तेरी शादी करने की सोच ली है। अब तेरे पिताजी के हाथ भी नहीं चलते, तो सोच रही हूँ तेरे लिए बीवी ले आऊं। अब पता नहीं ना मैं भी कब मर जाऊं। अब ऐसे भाग्य भी कहाँ है हमारे। क्या कहा? अरे हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहू का चेहरा देखे बिना नहीं मरूंगी। हाँ माँ, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं करता, फिर कोई क्यों देगा मुझे अपनी बेटी। अरे क्यों नहीं देगा बेटी, इतना बड़ा घर, खेल खलियान है, किस चीज की कमी है हमारे पास। जो आएगी राज करेगी, राज। हम तो ना कर पाए राज, ये बोलो कि एक और नौकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे खुद के घर का खाना बनाएगी तो क्या नौकरानी हो जाएगी। अब तुमसे तो किचन का काम होता नहीं, तो कोई तो करेगा ना। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो बस। अब मेरी एक शर्त है, लड़की जो भी हो वो दिखने में कैसी भी हो या कहीं की भी हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे हाँ, ला देंगे पढ़ी लिखी बेटा, मैंने कौन सा काम करवाना है उससे। हाँ। और फिर एक दिन पास के गांव की ही रति से सारंग की शादी हो जाती है। रति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ काफी पढ़ी लिखी थी। रति को लक्ष्मी के सौतेले होने की बात पता नहीं थी। शुरू में जब रति ने सारंग को घर का काम करते देखा तो हैरान रह गई। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप घर का काम करते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही हूं ना, आप क्यों कर रहे हैं जी? जाइए, आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए ना। तभी लक्ष्मी वहां आ जाती है। अरे रति बहू, करने दे उसे काम। और हाँ, मेरे घर के कुछ नियम है, कायदे हैं, यहाँ बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रति को लक्ष्मी की बात कुछ अजीब सी लगती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन उसे लक्ष्मी के सौतेले होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है।